मैं तुझे जल्दी जल्दी समझा दे रहा हूँ कि आज क्या हुआ था। थोड़ा फास्ट समझाऊँगा वरना मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट समझाता हूँ, ठीक। तो SN1 रिएक्शन क्या है? SN1 रिएक्शन अपना कॉपी खोल के देखना, सर ने पहले ही बता दिया था, मैं फिर भी बता रहा हूँ। SN1 रिएक्शन है एक यूनिमोलिकुलर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक ऐसा टाइप का रिएक्शन जहाँ पर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मतलब रिएक्टेंट के साइड में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, और जो केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ने सीखा था कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो SN1 रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो, और ऐसा रिएक्शन जहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, मतलब रिएक्टेंट के साइड में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ठीक है, ओके। तो ये वाला एग्जांपल मैंने पहले लिखा दिया था, फिर भी तो देख ले कि मैं एक RX कंपाउंड ले रहा हूँ, मतलब एक कार्बन के कंपाउंड के साथ मैं एक हैलोजन का कंपाउंड ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें अगर मैं उसमें क्या होगा कि ये X ब्रेक होगा, R पॉजिटिव क्रिएट होगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल जो एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल है वो क्या करेगा, इसको अटैक करेगा और RNU फॉर्म होगा, ठीक है। इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल ये X का जगह ले लेता है, ठीक है। अच्छा, तो ये नाम इसलिए इसको पढ़ा, 1 क्यों पढ़ा, मैं ये कह दिया कि फर्स्ट ऑर्डर यूनिमोलिकुलर, और ये जो X ब्रेक होने के बाद जो R प्लस फॉर्म होता है ना, यही स्लोएस्ट स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अच्छा, गौर से देख कि यहाँ पर पहले R प्लस फॉर्म हुआ, उसके बाद RNU फॉर्म हुआ, मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। तो SN1 रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो नाम में तो 1 है, पर वो होता है 2 स्टेप में, ऑलवेज 2 स्टेप में होता है, बस 1 क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्टेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है, ठीक है, इसलिए उसका नाम SN1 पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब इस वाले ग्राफ को देख ध्यान से, इस वाले ग्राफ को देख। ये केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग सीखे थे कि ये ट्रांजिशन एनर्जी क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, कि एक रिएक्शन जब हो रहा होता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब रिएक्टेंट एकदम ज़ीरो हो जाता है और प्रोडक्ट फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट होता है, मतलब हाईएस्ट फेज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मुझे इतना ही ऊपर से याद है, अभी एग्जैक्ट याद नहीं है कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, पर हाँ, ये ग्राफ हम लोगों ने सीखा था केमिकल काइनेटिक्स में। तो ट्रांजिशन एनर्जी क्या था, ट्रांजिशन एनर्जी है द हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो ट्रांजिशन एनर्जी हम लोग उसी का पकड़ेंगे जो सबसे हाईएस्ट होगा। देखिए यहाँ पर इसी सेम ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में 2 ट्रांजिशन स्टेट है, ओके, पर हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट ट्रांजिशन स्टेट है उसी को पकड़ेंगे, ठीक है। ये रूल है इसका, ये ग्राफ है, याद रख लेना, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को 2 चीज़ याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, यही कि ये जो RX लिए थे ना हम पहले, ये जो RX लिए थे ना हम, ये जो RX लिए थे, तो एक की जगह हम F रख सकते हैं, Cl रख सकते हैं, Br रख सकते हैं और I रख सकते हैं, ठीक। तो रेट किसका ज़्यादा होगा, रेट I का ज़्यादा होगा, मतलब RI का रेट ज़्यादा होगा और RF का रेट सबसे कम होगा। ये क्यों, मैं थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ, फिर भी ये चीज़ याद रखने का चीज़ है। R मतलब क्या, R मतलब कार्बन और फ्लोरीन का साइज़ एकदम सेम है, इसलिए इन दोनों का बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता, पर कार्बन और आयोडीन का साइज़ में बहुत डिफरेंस है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक होगा उतना इजीली केमिकल रिएक्शन होगा, इसलिए I का जो रेट है वो ज़्यादा है F से। और अगर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो ये कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में 3 डिग्री का रेट सबसे ज़्यादा है, 1 डिग्री का रेट सबसे कम है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एग्जांपल देख, ये वाला हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं अभी। ये क्या है कि हम लोग ने क्या किया कि CH3 और साइड में Br ले लिया, CH3 और इस साइड में हम लोगों ने Br ले लिया, ठीक है। और जो रिएजेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है एक्वस KOH। ये एक्वस पे ध्यान देना, क्योंकि अगर हम लोग एक्वस KOH यूज़ कर रहे हैं ना तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, एक्वस KOH पे होगा। अगर एक्वस KOH ले रहे हैं और एक्वस NaOH ले रहे हैं, पर रूल यही है कि एक्वस लेना पड़ेगा तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या कि -Br, मतलब Br बाहर निकल गया, ठीक है, तो यहाँ पर एक प्लस फॉर्म हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, ये OH माइनस अटैक करेगा और बन गया ये प्लस KBr, ठीक है।
अच्छा, अब ये वाला देख, ये वाला देख, इसमें क्या है कि सेम एक Br है, तो Br बाहर निकलेगा और OH ऐड होगा, ठीक है। बट इसमें थोड़ा देख क्या हो रहा है, ये थोड़ा देखने का चीज़ है कि होना तो चाहिए यही था कि Br की जगह OH आ गया, पर ये एक्चुअल आंसर नहीं है। ये एक्चुअल आंसर नहीं है क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट क्या है, देख ध्यान से देख। क्वेश्चन में क्या था कि C, फिर CH3, नीचे CH3, बाएं हाथ में CH3, दाएं हाथ में CH और CH3 था, राइट राइट। अब Br अगर OH यहाँ पर जुड़े ना, तो ये कार्बन असल में हो गया 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। पर अगर ये CH3 यहाँ पर आ जाता है तो ये कार्बन टोटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ, तो ये कार्बन टोटल 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा और ये जगह खाली हो जाएगा। तो OH अगर यहाँ पर जुड़े ना तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा जो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मैं एक बार तुझे फिर भी समझा देता हूँ। देख हुआ था क्या कि CH3 फिर C, ऐसा कुछ था। हाँ, फिर Br था, राइट। अब देख क्या है कि हिसाब से तो ये वाला टूटना चाहिए था और इसके जगह OH आना चाहिए था, पर ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सोच कि इस जगह पे अगर ब्रोमीन हट के इस जगह पे अगर OH आ भी जाता है तो ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, वो असल में 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये और ये, ठीक है। पर नहीं, मुझे देखना है क्या 3 डिग्री होने का पॉसिबिलिटी है। कैसे? अगर ऐसा हो कि ये जो CH3 है वो यहाँ से यहाँ आ जाए तो क्या होगा, ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और अगर OH यहाँ पर आके जुड़े तो ये OH ऐसा कार्बन से जुड़ेगा जो असल में 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये मोर स्टेबल है। तो असल आंसर थोड़ा चेंज होगा कि यहाँ पर क्या हुआ कि मिथाइल शिफ्ट हुआ। मिथाइल शिफ्ट से ये वाला जो CH3 ग्रुप है वो इसके ऊपर आ गया, देख इसके ऊपर आ गया, और Br तो पहले हट गया था और OH क्या इस पे आ गया। तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ जो मोर स्टेबल है।